गुमराह करना होता है लोगों को, जब तुम्हें SC ST OBC को इकट्ठा करना होता है, तब तुम कहते हो कि मंदिर जरूरी है, धर्म जरूरी है, अस्पताल की बात मत करो, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें। अब हम्म। जब आपके साथ कोई बीमारी होती है तो आप सबसे पहले अच्छे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाते हो, फिर विज्ञान की शरण में चले जाते हो। जहां तुम कहते हो मैंने इतनी चौपाइयां पढ़ी हैं, मैंने इतनी चौपाइयां लिखी हैं, कहाँ गई सारी? एक दो मंत्र अपने ऊपर वही फूंक लेते ना। हम्म। अगर मंदिर में शक्ति होती तो इन लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ता। ये बाबा धार्मिक तो है नहीं, इसने क्षत्रिय को गाली दी है, इसने वैश्य को गाली दी है, इसने यहाँ तक कि शर्मा और जो चतुर्वेदी जो त्रिवेदी ब्राह्मण होते हैं उनको भी इसने कहा नीच कुलीन के ब्राह्मण होते हैं, उनसे हम शादियां विवाह नहीं करते हैं। और जो राम को नहीं भक्ता उसे पाप का भागी बनना पड़ता है, वो चारों वर्ण मार होता है। इस तरह की भी भद्दी टिप्पणी भी इन्होंने की। हम्म। तो अब ये भद्राचार्य जी ये बताएंगे, क्या तुम राम को नहीं जपते, राम को नहीं भजते क्या, जो इस तरह से राम ने तुम्हें इतनी बुरी सजा दी है कि तुम अस्पताल जाकर लेट गए? नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं खास मेहमान निर्देश सिंह। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो धर्म का झंडा और डंडा लेकर प्रचार प्रसार करते हैं, आखिर वो भी अस्पताल जा पहुंचे हैं। इस पर तमाम बहुजनों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इस पर खबर पर उनकी क्या विचार है, वो इस खबर को कैसे देखती हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निधि जी। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि राम भद्राचार्य जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तमाम बहुजन जो हैं वो उनका आलोचना कर रहे हैं, इससे भावना आहत करने का खबरें सामने आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, राम भद्राचार्य को अगर लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप अस्पताल क्यों गए, मंदिर में रहना चाहिए, तो ये अ, वो खुद अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। उनके पैर छूने वाले, चरण वंदन करने वाले उनके ही गुल्लू पत्रकार हम्म। टीवी पर बैठकर कहते हैं, जब वो एंकरिंग कर रहे होते हैं, बड़े जोश खरोश में कहते हैं कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय पर जनता अस्पताल की मांग कर रही थी। हम्म। और एंकरानी और ये राम भद्राचार्य राम मंदिर का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे थे। तो अब बात यही है कि जब तुम्हें गुमराह करना होता है लोगों को, जब तुम्हें SC ST OBC को इकट्ठा करना होता है, तब तुम कहते हो कि मंदिर जरूरी है, धर्म जरूरी है, अस्पताल की बात मत करो, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें हमारे विकास का कोई भी काम नहीं चाहिए, ना कोई मुद्दा चाहिए, हमें तो मंदिर चाहिए। हम्म। अब जब आपके साथ कोई बीमारी होती है तो आप सबसे पहले अच्छे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाते हो, फिर विज्ञान की शरण में चले जाते हो। जहां तुम कहते हो मैंने इतनी चौपाइयां पढ़ी हैं, मैंने इतनी चौपाइयां लिखी हैं, कहाँ गई सारी? एक दो मंत्र अपने ऊपर वही फूंक लेते ना। और सबसे अच्छी बात यह है, इनके पास प्राण प्रतिष्ठा वाले इनके पास स्पेशलिस्ट हैं। अगर डरना चाहिए तो मौत से हम जैसे को डरना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना प्राण प्रतिष्ठा वाले स्पेशलिस्ट है, ना हमारे पास मंत्र है, ना हवन है, ना जाप है, ना हमें तो ये भस्म करने वाले मंत्र तैयार करते हैं। हमारे जीवन दान का तो कोई मंत्र इनके पास है नहीं। तो हम्म। डरना हम जैसे लोगों को चाहिए, जिनको इन्होंने राक्षस कहा, पिशाच कहा, दैत्य कहा, असुर कहा। ये क्यों डर रहे हैं? हम्म। इनको ना तो मौत से डरना चाहिए, ना इन्हें बीमारी से डरना चाहिए, क्योंकि रात दिन मंदिर में रहते हैं। हम्म। और मोदी जी इनके खुद पैर छूते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, वो इनके पैर छूते हैं। तो अब ये बताएं कि ये अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं, हम्म। और जो पत्रकार हैं वो अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? खुद कहते हैं कि भाई बहुत जरूरी है मंदिर, मंदिर जाओगे तो आपके सारे दुख कष्ट कट जाएंगे। और जो राम को भजता है वो वही जो है उत्तम हिंदू होता है, उत्तम जन्म होता है। और जो हम्म। राम को नहीं भक्ता उसे पाप का भागी बनना पड़ता है, वो चारों वर्ण मार होता है। इस तरह की भी भद्दी टिप्पणी भी इन्होंने की। हम्म। तो अब ये भद्राचार्य जी ये बताएंगे, क्या तुम राम को नहीं जपते, राम को नहीं भजते क्या, जो इस तरह से राम ने तुम्हें इतनी बुरी सजा दी है कि तुम अस्पताल जाकर लेट गए? और हम्म। अस्पताल जाकर लेटने का तरीका देखिए कि तकिया, आप तक तकिया कलर देख रहे हैं आप, पिलो कवर आपका उनका किस तरह का रंगीन है, उसी तरह की चादर ओढ़ी, उसी तरह के कपड़े ओढ़े, इतना ही रंगीन होना है आपको, इतना ही भगवा प्रेम है। तो फिर जो चढ़ने वाली आपकी जो कैनुला लग रही है, जो ड्रिप चढ़ रही है, उसको भी करो ना, भगवा रंग में डालो उसको। अब हम्म। बाहर का आवरण दिखावा ही तुम्हें सिर्फ करना है, अंदर भी तो कुछ करना चाहिए ना, कि तुम प्रैक्टिकल करके दिखाओ। हम्म। अगर मंदिर में शक्ति होती तो इन लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ता। हम तो कहते हैं राम भद्राचार्य जल्दी स्वस्थ हो जाए, और हम सब ने कामना की, आपने भी की। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, इनमें और हमें यही अंतर है कि हम इनका बुरा नहीं चाहते, ये भले ही हमारा रात दिन बुरा चाहते रहे, हमें कोसते रहे। जी। जी। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये जो बाबा है ये सनातन को कम बचा रहे हैं, ये पॉलिटिक्स करने वाले बाबा, इनको राजनीतिक बाबा बताया जा रहा है।
नहीं, ये बाबा धार्मिक तो है नहीं, क्योंकि इस बाबा के जब भी आप बयान सुनोगे, इसने क्षत्रिय को गाली दी है, इसने वैश्य को गाली दी है, इसने यहाँ तक कि शर्मा और जो चतुर्वेदी जो त्रिवेदी ब्राह्मण होते हैं उनको भी इसने कहा नीच कुलीन के ब्राह्मण होते हैं, उनसे हम शादियां विवाह नहीं करते हैं, हम्म। लेन देन नहीं करते बेटी का। हम्म। तो ये तो किसी को छोड़ता ही नहीं है। हम्म। और जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो ये राजनीतिक बयान देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो धर्म की केवल नाम नाम करता हो, धर्म का केवल चोला पहनता हो, अंदर से वो पूरी तरीके से राजनीतिक हो, अंदर से पूरी तरीके से लालची हो, लोभी हो, और सबसे बड़ी बात चरित्र से गिरा हुआ हो। हम्म। बाबा की एक वीडियो आपने देखी होगी, एक यंग लड़की को आशीर्वाद दे रहा दुपट्टा ओढ़कर, वो लड़की भी और ये भी दोनों अंदर जो है दुपट्टा ओढ़कर उसको आशीर्वाद दे रहा, उसके कान में क्या क्या कर रहा, मुझे क्या पता, दुपट्टा है ऊपर से, हम रात क्या जाने। हम्म। तो जो बाबा महिलाओं को, लड़कियों को, यंगस्टर को आशीर्वाद देने के लिए दुपट्टा ओढ़ता हो, चुन्नी ओढ़नी पड़ती हो उसे, तो वो कैसा व्यक्ति, उसके बारे में आप चरित्र के बारे में क्या कहेंगे? आप तो ऐसे लोग, चरित्र पे आपने बात की, चरित्र पे बात की, तो चरित्र तो शायद बहुजन नेताओं को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार ईडी की जांच के शिकार हो रहे हैं, लगातार उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। देखिए वो तो एक षड्यंत्र है। इस देश में जब भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी उठने की कोशिश करेगा, गरीबी से उठने की कोशिश करेगा, शासन में बैठेगा या प्रशासन की कुर्सी पर बैठेगा, तो वो चुभेगा। हम्म। जब इनको गांव देहात में मकान बनाता हुआ एक व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पूरे शासन पर, सत्ता पर एक सूबे का मुख्यमंत्री बनना कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम्म। पूरा षड्यंत्र चलता रहा 24 घंटे तक। वहां बिना सीएम के झारखंड रहा, और कोशिश करते रहे कि तोड़ लें, एक दो विधायक को तोड़ लें, और हम्म। विधायक को तोड़ने की जद्दोजहद में इतने लंबे समय राज्यपाल तक गायब हो गए। यानी कि एक तरह से इधर बिहार में आप देखेंगे, जब नीतीश कुमार गठबंधन को छोड़ते हैं तो कुछ ही घंटों के अंदर उनको जो है हम्म। वो दिलवा दी जाती है प्रतिज्ञा, ठीक है, शपथ दिलवा दी जाती है। हम्म। इधर हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा दे करके उनको नियुक्त करके जाते हैं, उनके लिए कार्यभार सौंप कर जाते हैं, और विधायकों का समर्थन भी पूरा उनका पूर्ण बहुमत में आ जाता है। हम्म। उसके बावजूद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जाती है, क्यों? ताकि बीच में गड़बड़ करने का जो मौका है वो टाइम मिल जाए। हम्म। तो जो भी इस देश के अंदर उठकर आएगा, इन्होंने बहन जी को बर्दाश्त नहीं किया, ये एम के स्टालिन को बर्दाश्त नहीं करते, हेमंत सोरेन को बर्दाश्त नहीं करते, भूपेश बघेल को बर्दाश्त नहीं किया, जो भी सत्ता में आकर के सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने 27% आरक्षण वहां ओबीसी के लिए किया, हम्म। लगभग 22% एससी के लिए किया, आदिवासी के लिए किया, अति पिछड़े के लिए किया। तो हम्म। वो जो जब से आरक्षण पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तब से वो आग की किरकिरी बने हुए थे, और उनको हटाना इनकी पूरी मंशा थी, और इन्हें ये मौका मिला। हम्म। 24 के चुनाव से ये वरिष्ठ चाहते हैं कि जहां पत्रकार जहां भी सुधीर स्थानीय पार्टी, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी कहते हैं कि इन लोगों के पास अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो मर्सिडीज कैसे आती है, अच्छा घर कैसे आता है, आलीशान लाइफ स्टाइल कैसे जीते हैं, जबकि जंगल में रहने वाले ये लोग 40-20 साल पहले इतनी तरक्की कैसे कर गए अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो। तो फिर तो जंगल की अगर बात है, तो सुधीर चौधरी को पत्ते पहनने चाहिए, और पत्ते पहनकर वहां पर एंकरिंग करनी चाहिए, यहाँ भी पहन ले, नीचे भी पहन ले, उसको अपने सारे अंग जो पत्तों से ढकने चाहिए। हम्म। और उसको फिर वहां पर जो बात करनी चाहिए, बिल्कुल फनी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस देश की जितनी भी मूल जातियां हैं वो हम्म। सभी जंगलों से ही है, पूरी मानव सभ्यता जंगलों से आई हुई है। पूरी मानव, पहले से शहर नहीं, नगर नहीं बसे, पहले से हम सब जंगली रहे हैं, और इसको पता होना चाहिए, जिसने मानव इतिहास पढ़ा हो तो समस्त जंगली रहे हैं। हम्म। और जंगल और प्रकृति, और जो आज हम जिसकी बात करते हैं उसको बचाने का सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं वो आदिवासी लोग कर रहे हैं, उन पर प्राउड होना चाहिए हमें, जबकि ये उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो जो ये सुधीर चौधरी है, सुधीर चौधरी एक तो जातीय कुंठा से ग्रसित व्यक्ति है, हम्म। क्योंकि जो इनकी जाति है, कई बार होता क्या, दलितों को सताने के लिए ये लोग सबसे आगे रहे हैं। हम्म। जहां जहां इनकी जाति रही है, चारपाई में नहीं बैठने देते, अपने घर के आसपास नहीं गुजरने देते, या उनको बराबर सम्मान नहीं देते। एक तो इस व्यक्ति में जाति रही है, ये सुधीर चौधरी पर माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन माफी की जगह उनको सजा ही मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून में किसी भी अपराध की माफी मांगना कहीं भी इंगित नहीं है। वहां वो बाद में होगा, पहले आपको इसकी सजा मिले, माफी मांगना ये बात की बात है। आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए आपने कागज पर लिख दिया और जी आपने वो पत्र में डाल दिया।
आपने माफी, जिस तरह से आपने अपमान किया उस तरह से माफी मांगी ना, बहादुरी दिखाइए कि हाँ भी मुझसे गलती हुई है। ये तो कायरता हो गई ना कि आप खुलकर बेइज्जती करेंगे और छुप कर माफी मांग लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप बहादुर हैं और वाकई में आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपको लगा कि मैंने ठेस पहुंचाई है, हम्म। तो खुलकर माफी मांगने में क्या दिक्कत है? करिए ना क्लियर कि तमाम हाँ लोग मेरे से आरोप हुई है लगाते गलती हैं और कि इनका आप सम्मान। तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि ST SC एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा फेक केस दर्ज किए जाते हैं ST SC एक्ट के तहत। देखिए, जो दहेज के पीड़ित, दहेज मांगने वालों पे दहेज की धारा लग जाती है तो वो कहते हैं दहेज का जो है मुकदमा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम्म। महिलाएं 376 जब शोषित हो जाती है, 376 का वो करती हैं प्रयोग, तो कहते हैं कि 376 का गलत प्रयोग हो रहा है। अगर कोई SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दे तो SC ST एक्ट का हो रहा है। ये तो चलता रहता है, ये सब रहेगा। SC ST एक्ट का जो अभी तरीके से उपयोग ही नहीं हुआ है। ये तो कुछ मुकदमे होते हैं देश में जो हो जाते हैं। हम्म। आपको गांव देहात में इतनी घटनाएं होती हैं दिन भर में, जहाँ पे हर दिन SC ST एक्ट के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। कितनी हम्म। जगह रेप तक हो जाते हैं, गांव दबा लेता है उस बात को, परिवार दबा लेता है कि भाई कोई बात नहीं, इज्जत खराब हो जाएगी, SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो ये तो एक तरह से, ये जो कड़वी दवाई है ना, जो जातिवादी बीमारी को ठीक करती है, उस दवाई को पीना नहीं चाहते, उस दवाई से डरते हैं कि अगर हमने बीमारी हुई, और बीमारी से तो वो पीड़ित है, तो वो सोचते हैं दवाई को खत्म करो। जबकि खत्म करने की जरूरत है बीमारी को। हम्म। कोई भी समाज, डॉक्टर या समझदार समाज दवाई को खत्म नहीं करता है, बीमारी को खत्म करता है। हम्म। देश में डेंगू आया, प्लेग आया, पोलियो आया, सबके वैक्सीन बने, हम्म। खत्म होता चला गया। कोरोना आया, कोरोना का वैक्सीन बना। ये थोड़ी था कि हम दवाई को ढूंढो, ढूंढी ढूंढाई दवाई को खत्म कर दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। डिस्ट्रॉय बीमारी की जाती है, उसका इलाज ढूंढा जाता है। लेकिन इस देश के मनुवादी सिस्टम में बैठे वाले लोग, इस देश के जातीय कुंठा से ग्रसित बीमार लोग हमेशा दवाई को खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि जातिवाद की बीमारी का सबसे अचूक इलाज जो है, ये SC ST एक्ट है। कैसे बदलाव आएगा जी सोसाइटी में, क्योंकि आपके नेता लोग तो जेल जा रहे हैं, आपकी मीडिया नहीं है, चैनल नहीं है, आपके पास टीवी अखबार नहीं है, तो कैसे देखिए, को चेंज लाएंगे आप? देखिए चेंज तो आएगा। लोग ना अब कोशिश कर रहे हैं, और जहां कभी आप बोलने वाले कुछ लोग हुआ करते थे, आज न्याय की आवाज उठाने वाले हजारों की तादाद में देश भर से लोग, आम जनता तक सवाल कर रही है। मीडिया पर हमारे नेताओं को काम करना चाहिए। अगर लोगों के पास पैसा है तो उस पैसे को जोड़ के लोगों के साथ बातचीत करके हमें अपने चैनल खड़े करने चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संस्था को संभाल रखा जो देश भर में काम कर रही है, नेशनल दस्तक। और ऐसी संस्थाएं खड़ी होनी चाहिए, इनको और बड़े लेवल पर सपोर्ट करना चाहिए। लोगों का एक सवाल रहता है कि बहुजन संगठन जितने भी हैं वो सोशल जस्टिस की तो बात करते हैं, लेकिन एक मंच पर आने से कतराते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सारे जो नेता हैं एक मंच पर नहीं आना चाहते, और ये समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। एक मंच पर नहीं आना इनकी सबसे बड़ी क्या कहें, इनकी कमजोरी कहें या फिर इनकी ईगो कहें कि ये एक साथ नहीं आ रहे। और जबकि समाज का जो भला हो सकता है, या सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, या दुश्मन से हम लड़ाई लड़ने जाएंगे, तो हमारी ताकत बहुत मायने रखती है, जिस पर हमारे नेता कतई भी ना विचार कर रहे हैं ना सोच रहे हैं। अभी आप देखेंगे ईवीएम को लेकर के वामन मेश्राम साहब ने आंदोलन चलाया, जी। उसमें उदित राज जी भी उसी में शामिल हो गए, जो लोग भानु प्रताप जी, महमूद प्राचा जी। तो वो ताकत कितनी बढ़ी। और हम्म। ये चीजें हैं, यही समझनी है हमारे लोगों को, हम्म। कि हमारी ताकत जगह जगह छोटी छोटी खर्च हो रही है, हम क्यों ना एक जगह पे खर्च करें। और इस देश के अंदर ऐसे लोगों को जो सामाजिक परिवर्तन में काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। हमारा मुद्दा नेता होना चाहिए, और हम्म। हमारे नेताओं की समझना चाहिए कि अगर हम एकजुट हुए तो हमारा दुश्मन डरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, हारने के लिए भी वो तैयार बैठा है। पर हम्म। कम से कम आप तो कुछ दिखाइए कि हाँ आप लड़ना चाहते हैं। अलग अलग से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, और ये हमारे नेताओं को जुटाना चाहिए। समाज लगातार इसकी आवाज उठा रहा है, और समाज को ये आवाज अब और मजबूती से उठानी चाहिए कि हम्म। बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने हमें पिटवा लिया। नेताओं के तो पेट भरने लायक हो गया है, उनके तो दो तीन पेटियां खा लेंगे आराम से, इतने इकट्ठा कर लेते हैं नेता। लेकिन हम्म। आम जनता का क्या? वो हम्म। लोग क्या, जो जो अभी भी गांव में रहते हैं, जिनके मकान कच्चे हैं, जिनके पास ना कोई नौकरी है, ना जिनके पास अपनी कोई जमीन है, और ना जिन लोगों के पास में आगे कुछ उठने की, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद है। उनके घरों के आसपास, गांवों के आसपास कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज तक नहीं है। जो बेसिक एजुकेशन है वो ऐसी है जहाँ पे पढ़ाई का नाम पे जीरो है। तो हम्म। उनके बच्चों का उद्धार कैसे होगा? वो तो वहीं रह जाएंगे ना, फिर बकरी चराते, भैंस चराते। वो हम्म। कहाँ जाएं?
उनको तो आप उठाने के लिए कोई हिम्मत नहीं कर रहे, ना उनके बारे में सोच रहे। तो नेताओं को हमारे एकजुट होना चाहिए और एकजुट आकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी ये समाज बच सकता है और तभी ये नेता भी बच सकते हैं, वरना ऐसे ही धरे जाएंगे। ये अगर बहुजन आंदोलन की बात करें तो महिलाओं की संख्या अभी ना के बराबर ही देखने के लिए मिलती है। कैसे बदलाव आएगा? क्या इसकी वजह ये है कि महिलाओं को बहुजन समाज के लोग भी नहीं लाना चाहते हैं घरों से बाहर? देखिए है क्या, सिस्टम जो है ना, बहुत ही हमारे देश का जो सिस्टम रहा है, मनु सिस्टम, उसमें हम बार बार दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, वो दबे हुए रहे हैं। इस देश के अंदर मुगलों से देश गुलाम रहा, ब्रिटिश से गुलाम रहा। उसके बाद जो बाहर की ताकतों ने देश को गुलाम बनाया, तो यहाँ पर अगड़ी जाति के लोग गुलाम रहे। अगड़ी जाति के गुलाम यहाँ पे दलित और आदिवासी और पिछड़े रहे। और उनके भी नीचे और जाकर के अगर कोई सबसे ज्यादा दबा और गुलाम रहा, तो वो महिला रही। सबसे लास्ट वाली पंक्ति पर महिला गुलाम रही। तो सिस्टम में है कि अभी भी कुछ लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी समझना है कि जब तक महिलाओं को मिशन मूवमेंट में नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा मूवमेंट 50% तो हमें आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन 50% हम अभी भी छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि 50% आजाद आबादी जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, वो मनुवाद को अपने बच्चों को ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि वो तो आडंबर में पड़ी है, तो अपने बच्चों को वही सिखा रही हैं। और वो बच्चों को सिखा के तैयार कर रही है, इधर पुरुष मनुवाद को छोड़ रहे हैं, उधर उनकी महिलाएं बच्चों को सिखा के दूसरा मनुवादी तैयार कर रही है। जी जी। तो हो क्या रहा है कि इधर से काम चल रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे कि बाल्टी में पुरुष पानी भर रहे हैं और महिलाएं छेद करके नीचे से निकाल रही है। तो ये पुरुषों को समझना चाहिए कि दुश्मन समझ गया, महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया, महिलाओं के नाम पे उन्होंने देखिए 33% आरक्षण ले लिया, और वो अपनी महिलाओं को इसमें लेकर आएंगे। और हर तरह से वो महिलाओं को आगे ले आए, वो बॉलीवुड में आगे ले आया, तुमसे कहता रहा मान मर्यादा इज्जत लज्जा, और अपनी लड़कियों को बिकनी पहना के डांस कराता है, और तुम ताली बजाते हो और उनको पैसा देते हो। तो वो करोड़ों करोड़ों उन्होंने तो बहुत पहले सब चीजों को त्याग दिया, शर्म लज्जा हया तुम्हारे ही लिए हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि अपनी लड़कियों को बिगनी पहना के निकालने लगो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ पूरे कपड़े पहना के कम से कम सही बात कहने के लिए तो इजाजत दो उन्हें, घर से निकलने की तो आजादी दो, मुंह खोलने के लिए उन्हें ज्ञान तो दो कि वो खोले, दो कुछ बोलना चाहें। तब तक मोमबत्ती लेके हम आज इस बेटी के लिए, आज उस बेटी के लिए, अरे बेटियों को इतना तेज, इतना जुझारू बना दो ना कि कोई उनके साथ अगर कुछ हमला करने आए तो कम से कम वो लड़ते लड़ते मरे। इस तरह कायर मौत मरती है हमारी बेटी हमारे समाज की। तो ये पुरुषों को सोचना चाहिए कि भाई हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, हम हमेशा क्यों शिकार होती हैं, इसीलिए शिकार होती हैं क्योंकि सबसे सॉफ्ट उनका जो टारगेट है, ये आसानी से बन जाती हैं। क्योंकि इन्हें हम ट्रेनिंग नहीं देते, ना इन्हें हम जातिवाद की देते, ना मनुवाद के सिस्टम की देते कि तुम्हें किससे बचना है, किससे दोस्ती करनी है, कहाँ रहना है, कैसे जीना है, या फिर कैसे तुम्हारे सच्चे इतिहास तुम्हारा क्या है, महापुरुषों ने तुम्हें क्या क्या दिया। तो ये सब चीजें पहले तो हमारे अम्बेडकरवादी पुरुषों को समझनी चाहिए, तभी अगले लोगों को, हम नए लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। जी। बहुजन महिलाओं को, विशेषकर मैं बहुजन महिला इसलिए कह रही हूँ कि बहुजन महिलाओं को दोहरे स्तर पर उनका शोषण किया जाता है, जातीय स्तर पर और उनके लिंग के स्तर पर। तो बहुजन महिलाओं को विशेषकर आज आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए ज्योतिबा फूले ने जो महिलाओं के लिए काम किया, ये तो इस देश के अंदर बहुत ही पावरफुल काम है। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले ये काम उन्होंने करके दिखाया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका जो किया हुआ काम है, वही जो है संविधान में हम लोगों को इंगित कर दिया। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि आप लोग पहले तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि केवल आप इतना ना सोचे कि मैंने घर संभाल लिया, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन धो लिया, बच्चा पाल लिया, इतना ही तुम्हारी जिंदगी है। इसके बाहर भी दुनिया है, और बहुत बड़ी दुनिया है। उन चार दीवारी के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है। ये जो जीवन है वो भी कम पड़ जाएगा आपको। बच्चों के लिए, परिवार के लिए तो जीना ही है, साथ में अपने लिए भी जीना है। आप एक इंसान के रूप में जन्मी है, तो आपको जानने के लिए आपको अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, ताकि अपने बच्चों को सही तरह से ट्रेन कर सको। अगर आपको जानकारी होगी तो आप एक बहादुर बच्चे को तैयार करेंगे, बहादुर बेटियां तैयार करेंगी, बहादुर बेटे तैयार करेंगी। क्योंकि शेरनी जब एक बच्चे को तैयार करती है, तो वो शेर की तरह शिकार करना सिखाती है। लेकिन बकरी और भेड़ क्या होती है, वो कोई शिकार करना नहीं सिखाती, क्योंकि बकरी और भेड़ की प्रवृत्ति में शिकार करना नहीं होता है ना। तो वो तो समय समय पर कटती रहती है एक एक करके। तो मैं यही चाहती हूँ कि समाज की, और यही संदेश, सबसे बड़ा संदेश यही होगा महिलाओं के लिए, कि वो पहले अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझे। विज्ञान की ओर आए, पाखंड ने, धर्म ने उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिया, उनके जीवन में कोई सुधार नहीं किया।
आज इतना सुधार हुआ है कि महिलाएं अब जुबान खोल लेती हैं, बोल लेती हैं, बराबरी कर लेती हैं, या कोर्ट चली जाती हैं, थाने चली जाती हैं, पिटाई होती है तो पुलिस बुला लेती हैं। ये जो इनको ताकत मिली है, ये कहाँ से मिली है? अगर पति दूसरी शादी करना चाहे, किसी लड़की की तरफ देखे तो तुरंत कान खींच लेती हैं। तो ये अधिकार कहाँ से मिला? ये संविधान से मिला। संविधान से पहले नहीं था। ज्योतिबा फूले से पहले तो कोई सोच भी नहीं रहा था ऐसा कि आप लोगों को बराबरी देनी चाहिए। तो ज्योतिबा फूले को हम आभार व्यक्त करें कि उन्होंने हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पूरा विरोध भी झेला। तो हम क्यों ना उस विचारधारा से अपने जीवन को सुधार करें। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि ये जीवन आपके लिए भी जिए, अपने लिए भी जिए, अपनी पहचान करें। केवल जी इसलिए नहीं कि आप खा रही हैं, जी रही हैं, पति के घर में पति के नाम से आपकी पहचान है, पिता के घर में बस पिता के नाम से, अपनी भी पहचान करने की खोज करें। और ये खोज आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि आप कौन है। जी जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम उन मुद्दों पर जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो विचारधारा की बात थैंक हो, यू। चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, आर्थिक न्याय की बात हो, राजनीतिक न्याय की बात हो। अब बहुजन समाज अब बोलने लगा है, ये तो झारखंड के आदिवासी समाज ने साबित कर ही दिया है। और तमाम लोगों से मेरी अपील है, अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो खासकर बहुजन महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू निधि जी, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।